Hello everybody, welcome back to the YouTube channel of Chahal Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन 1998 पार्ट 2। एज डिस्कस्ड बिफोर मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस आए थे 1998 में। सिर्फ हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें 32 नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 32 बोला था। व्हेन आई काउंटेड इट वाज ऑल 31 क्वेश्चंस। सो पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस आज 15 क्वेश्चन देखेंगे। So we are moving on for the first question. देखो, the Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. This statement is attributed to. तो ये स्टेटमेंट आखिर में किसके द्वारा बोला गया था ये हम देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोला गया था किसके द्वारा? तो ये स्टेटमेंट बोला गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपको पता होगा कि कांग्रेस बनी कब थी? 1885 में। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे बनने के, बट विद द एफर्ट्स ऑफ A.O. ह्यूम एंड द इंडियन लीडर्स क्या हुआ था? कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय थे इंडिया के, जिनका कि टाइम पीरियड हम देखते हैं 1899 टू 1905, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था? हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी है PYQ डिस्कशन में दूसरे साल के 1876 टू 1880। और लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड क्या था? 1884 टू 1888। चलो, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, इसमें वाइसरॉय इंडिया की ये कब थी? 1899 टू 1905। इनके टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हुआ था, आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन में भी होता है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। लॉर्ड डफरिन का रेन 84 टू 88, कर्जन का रेन जो है 1899 टू 1905, लिटन का रेन 1876 टू 1818 के टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था। प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरियाज एम्परर ऑफ इंडिया। आपको पता होगा इनके टाइम पे फेमाइन भी आया था, आप इसको भी याद रखना। अब हम चलते हैं, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव यू स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम। न्यू ईयर सेल लाइव ऑनलाइन मोड में होगा। अगर आप क्रिसमस कोड यूज करोगे तो प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम में आपको 11,999 रुपया में ये कोर्स मिलेगा, जिसकी एक्चुअल प्राइस 15,000 है। और 9,999 में मिलेगा GS प्लस करेंट अफेयर्स, जिसकी एक्चुअल प्राइस 13,000 है। ये लाइव ऑनलाइन मोड है। आप अपना स्कोर अगर 120 प्लस बूस्ट करना चाहते हो तो इस प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम को जरूर ऑप्ट करो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस मिलेंगी, बूस्टर लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस PYQs के साथ साथ डिटेल्ड थीम बेस्ड PYQs, जो कि PYQs के ही थीम पे इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप इजीली अपना स्कोर 120 प्लस बूस्ट कर सकते हो। इसमें लिमिटेड सीट्स है फ्रेंड्स, सो काइंडली अवेल दिस ऑफर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, आपको पता होगा INC में 2 आ गए थे गुट। वन थे कौन? एक्सट्रीमिस्ट, और एक थे मॉडरेट्स। ये किस चीज में बिलीव करते थे भैया? 3 P's में, मतलब पिटिशन, प्रोटेस्ट, और क्या था इनका? 3 P's, पिटिशन, प्रोटेस्ट और प्रेयर। दैट टू साइलेंट प्रोटेस्ट। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये तो खुल के वार करना जानते थे, अटैक करते थे, किलिंग्स करते थे, और इनको पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी। किनसे? ब्रिटिशर्स थे। दे डिड नॉट बिलीव इन प्रोटेस्ट, पिटिशन एंड प्रेयर। तो देखते हैं कि क्या डिफाइन करता है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को। स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस आर्टिकल बाय गिविंग प्रेफरेंस ओवर इंपोर्टेड कमोडिटीज। नो, और क्योंकि ये आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय अग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। वेरी ट्रू, यही होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। नहीं। ऑर्गेनाइजिंग कूप अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री वॉर। B would be the correct option here. So B है आपका सही आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following pairs are correctly matched? पहला, थियोडोर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको कि हमने AMU भी बुलाया बाद में। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? सर सैयद अहमद खान ने इसको स्टैब्लिश किया था 1875 में। और इसके फर्स्ट जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? थियोडोर बेक थे। तो ये तो सही है।
अब देखते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन जब वाइस रॉय थे तब हुई थी। इनका टाइम पीरियड क्या था? 80 से 84। दिस इज आल्सो करेक्ट। फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस ही वाज अ मॉडरेट एंड ही बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम लीग, नहीं। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? आईएनसी के मेंबर थे। और आप मुझे ये बताओ कि ये आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने थे? चलो मैं बता देती हूँ, थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ये कौन से ईयर में बने थे ये तो बता ही दो। तो फाइनली इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो हम देखते हैं 1, 2 एंड 3, डी। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब देखते हैं द इंडियन, आप इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ। इंडियन मुस्लिम्स इसलिए नहीं अट्रैक्टेड थे क्योंकि ये लेटर ऑन आईएनसी को एक प्रॉपर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखने लगे थे। क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी ना, जो आईएनसी के एक गुट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसकी जो मूवमेंट थी, जैसे कि लाल बाल पाल, यानी कि स्पेसिफिकली बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो आपको पता होगा कि उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट, और ये बहुत ज़्यादा हिंदुत्व पे फोकस करते थे। तो इन सबको, हिंदू फेस्टिवल और हिंदुत्व को लेकर के मुस्लिम अपने आप को एलियनेटेड फील करते थे। इसी वजह से इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, नहीं। एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, नहीं। इंडिफरेंट शोन टू मुस्लिम एस्पिरेशंस, नहीं। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पास्ट, यस ये बहुत ज्यादा हिंदुत्व और पास्ट को ग्लोरीफाई करते थे, हिंदू पास्ट को, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो, असर्शन और रीजन वाला सवाल फिर से आ गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 किसके टाइम पे हुआ था बताओ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ब्रॉट टू एन एंड टू द मॉडरेट रूल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इट डिड नॉट ब्रिंग एनी एंड टू द मॉडरेट रूल, रादर इसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुए थे, बट इनका रोल तो था ही मॉडरेट्स का। सो ए इज द इनकरेक्ट पॉइंट। द सूरत सेशन ऑफ आईएनसी लो आ गया, सेपरेटेड एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम मॉडरेट, यस 1907 में ये हुआ था। यानी कि इसमें चप्पलबाजी भी हुई थी, इसमें एक लीडर पे, पॉलिटिकल लीडर पे को चप्पल भी मारा गया था। आप मुझे जरूर बताना किसको मारा गया था। 5 का असर्शन और रीजन में कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसका डी। अब देखो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तिलक होम रूल लीग, होम रूल लीग कब तिलक ने स्टैब्लिश की थी? तिलक को रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के चक्कर में जाना पड़ा था। कहाँ? उनको भेज दिया गया था मांडले जेल, बर्मा। बर्मा से वो 1915 में वापस आए थे और उसके बाद 1916 में उन्होंने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। जब होम रूल लीग को स्टार्ट किया था वो टाइम था 1916, ठीक है। चलो भैया, कोमागाता मारू इंसिडेंट। कोमागाता मारू बेसिकली एक जापानीज शिप थी जो कि वैनकूवर, जो कि कहाँ जा रही थी? जो कि कनाडा जा रही थी, ठीक है। और उसमें 6 वगैरह थे और कनाडा अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। इस पे हुआ था रिवोल्ट और ये टाइम पीरियड क्या था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड था, यानी 1914 का टाइम पीरियड था कोमागाता मारू इंसिडेंट का, ओके। अब देखते हैं महात्मा गांधी अराइवल। तो आपको पता है भारत में भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ऑन द टू कॉमेमोरेट द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे। तो 1915, ठीक है, 1914 और 1916, यानी कि 2, 3, 1 कहाँ है? 2, 3, 1 डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं इसमें। कोमागाता मारू इंसिडेंट का आप टाइम पीरियड देख लो। जापानीज शिप नेम कोमागाता मारू कैरिंग इंडियन पैसेंजर मोस्टली सिख was denied entry into Canada. The passenger were forced to return to India where many were arrested or killed by British authorities. महात्मा गांधी कब आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया? 9 जनवरी 1915। तिलक की होम रूल 1916 अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। Which one of the following event characterized by Montagu as preventive murder? प्रिवेंटिव मर्डर जो है वो मॉन्टेग्यू ने किसको क्रिटिसिज्म में बोला था? कौन से एक्ट को? जालियनवाला बाग मैसेकर, जो कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, जिसको कि ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। और इसकी इंक्वायरी के लिए जो कमेटी बैठी थी, जो हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस भी किया है, कौन सी थी? हंटर इंक्वायरी कमीशन, राइट। और हंटर कमिटी 1883 में किस चीज पे बैठी थी? एजुकेशन पे बैठी थी। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। जालियनवाला बाग मैसेकर अकर्ड ऑन 13 अप्रैल इन अमृतसर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जनरल रेलिंग डायर ऑर्डर ट्रूप्स टू फायर ऑन अ पीसफुल क्राउड प्रोटेस्टिंग, रॉयल अटैक्ड, killing hundreds of injuring thousands.
Edwin Montagu, the British Secretary of State, called the massacre preventive murder, condemning as an unnecessary and brutal act of violence by the British authorities. अब देखो फिर से assertion reason आ जाता है. गांधी stopped the non-cooperation movement in 1922. बिल्कुल सही बात है. फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उससे अपसेट होकर के गांधी जी ने, क्योंकि एक वायलेंट इंसिडेंट था और गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर, इससे अपसेट होकर गांधी जी ने फाइनली फरवरी एंड में क्या किया था कि he called off the non-cooperation movement. Violence at Chauri Chaura led to stop him. Yes. So A is also true and R is also the correct explanation. चौरी चौरा इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गोरखपुर में. ठीक है, अब देखते हैं बोथ है नारा टू. गांधी जी स्टॉप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. स्टेटमेंट ट्रू है. इन रिस्पॉन्स टू द एस्केलेटिंग वायलेंस गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922. वायलेंस एट चौरी चौरा लेड हिम टू स्टॉप द मूवमेंट. स्टेटमेंट सही है. चौरी चौरा इंसिडेंट वेयर प्रोटेस्टर्स सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर. पुलिस स्टेशन को जला दिया था 22 लोगों को मार के. डीपली डिस्टर्ब गांधी. ठीक है, कमिटेड टू नॉन वायलेंस. ही हॉल्टेड द मूवमेंट टू प्रिवेंट फर्दर आउटब्रेक ऑफ वायलेंस एंड मेंटेन द मूवमेंट एथिकल स्टैंस. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. असर्शन क्या है? खिलाफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम इनटू फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट. बिल्कुल, खिलाफत इशू को गांधी जी ने यूटिलाइज ही किया था टू ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर. हमने ये पीवाईक्यू में डिस्कस किया है कि खिलाफत मूवमेंट क्या है. रीजन, देयर वाज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म इन बोथ नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट. आप इसको बताओ कि इसका क्या आंसर हो जाएगा. बिल्कुल ही सही बात है, ये रीजन भी बिल्कुल ही सही है. अब देखो, खिलाफत मूवमेंट ने हिंदू मुस्लिम को फोल्ड में लाया था. ये ट्रू है क्योंकि एम ही था इसका प्रोटेक्ट ऑटोमन कैलिफेट, सक्सेसफुली मोबिलाइज अर्बन मुस्लिम, ब्रॉट देम इनटू द ब्रॉडर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. This movement were basically seen as an opportunity by Gandhi ji to bring the Hindu and Muslims together. There was a predominant element of anti-imperialism in both the national and Khilafat movement. Yes, ये भी सही है. Both the movement were driven by strong anti-imperialistic sentiment as they sought to challenge and resist the British colonial rule in India. अब देखो, साइमन कमीशन 1927 was boycotted. क्यों बॉयकॉट किया गया था? क्योंकि इसमें ऑल वाइट मेंबर्स थे. हमने यूपीएससी के पीवाईक्यू में देखा है कि अभी हमने 1993 से 1997 तक ही किया है और देखो कि 1999, 1998 में कितने सारे ऑप्शन से पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं. यही तो मैं आपको दिखाना चाहती थी. तो इसमें क्या हो जाएगा? देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन. सपोर्टेड मुस्लिम लीग? नहीं. कांग्रेस फेल्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू स्वराज? नो, देयर वाज अ डिफरेंस अमंग द, मतलब कि इंडियन मेंबर नहीं थे. इसको ऑल वाइट कमीशन भी कहा गया था. सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. अब देखो, असर्शन रीजन फिर से आ गया. द कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल. यस, क्रिप्स प्रपोजल कब आया था भैया? 1942 में आया. 1942. यस, 42 में आया था. जब हमने क्या बोला? क्रिप्स के ही तो फेल होने के बाद गांधी जी ने क्या बोला? डू और डाई, द फर्स्ट वायलेंट मूवमेंट इट वाज. ठीक है, एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट लीडरलेस मूवमेंट जिसमें कि बोला गया कि भैया आप करो या मरो, हमें क्या चाहिए? हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. और क्रिप्स प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करने का रीजन ये भी था कि इट वाज टॉकिंग अबाउट द डोमिनियन स्टेटस. रीजन देखो, क्रिप्स मिशन कंसिस्टेड सोनली ऑफ वाइट्स. बात तो सही है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और इट वाज सोनली ऑफ वाइट, बट ये रीजन रिजेक्शन का नहीं था भैया. रिजेक्शन का रीजन क्या था कि ये किसकी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, यानी कि ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसका हो जाएगा बी, क्योंकि रीजन क्या था? डोमिनियन स्टेटस हो गई पुरानी बात. अब तो हमें पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. अब देखते हैं, करेक्ट आंसर बी है. बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो असर्शन क्या है? कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था क्रिप्स प्रपोजल. ये तो बात सही है, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था भैया, है ना. अब रीजन क्या है? तो क्रिप्स मिशन कंसिस्टेड सोनली ऑफ वाइट्स. बात तो सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है. रीजन क्या है? रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स प्रपोजल वाज नॉट सोनली बिकॉज द मिशन कंसिस्टेड ऑफ वाइट. प्राइमरी रीजन फॉर द रिजेक्शन वाज दैट प्रपोजल डिड नॉट मीट द कांग्रेस डिमांड for complete independence and did not provide sufficient guarantees for India's interest. Coming on to the next question, Lord Mountbatten came to India as viceroy along with specific instructions. Yes, Lord Mountbatten जो थे वो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के. उसके बाद इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था. ठीक है, इनको इंस्ट्रक्शन क्या मिला था कि भाई जितना हो सके वो इंडिया को क्या रखें आप?
यूनाइटेड रखे, क्योंकि आपको पता होगा हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया है कि लॉर्ड माउंटबेटन के पहले कैबिनेट मिशन प्लान आई थी और इनका क्या एम था, डिड दे एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ पाकिस्तान और डिड दे एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी, दे रिजेक्टेड द टू नेशन थ्योरी। इसी के बाद तो डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया था जिन्ना जी ने नाराज होकर के। तो बात क्या है कि इसका हो जाएगा बाल्कनाइज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नो। एक्सेप्ट जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान, नहीं भैया। परसुएड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट, ना, नो। सो द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा ये, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। अगर यूनाइटेड ही रखो जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या थी भाई, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये, राइट। और ये कब बनी थी, 1913 में बनी थी। किसके द्वारा, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बखना, इन दोनों के द्वारा बनी थी गदर पार्टी। और कहाँ पे इसका हेड ऑफिस था, सैन फ्रांसिस्को में। इधर उधर नहीं था भाई, बहुत दूर था। भारत में बनता तो बन भी नहीं पाता शायद उस टाइम। तो बात यही है, भगत सिंह नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक तो होंगे नहीं, क्योंकि उनको तो जेल में डाल दिया गया था। भगत सिंह का उस समय हम राइज ही नहीं देखते हैं। वीडी सावरकर भी नहीं है, तो कौन है, लाला हरदयाल, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ये पार्टी बनी थी। चलो, Lala Hardayal was the key leader of Ghadar Party, revolutionary organization founded in 1913 to overthrow British rule in India. Party was primarily composed of Indian immigrants in North America and aimed to incite rebellion in India. Hardayal leadership and vision was instrumental in mobilizing support and spreading the party's message. Ghadar Party played a significant role in early stages of India's independence movement, inspiring future generations of freedom fighters. 14th question, assertion. First ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. देखते हैं, बात तो सही है कि रिजेक्ट हुआ था। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। 1911 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको रिजेक्ट भी गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। गोखले जी कौन थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं। इंट्रोड्यूस तो किया था 1911 में, लेकिन इसको रिजेक्ट किया था ब्रिटिश ने। डिसकंटेंट वुड हैव इंक्रीज्ड इफ एवरी कल्टीवेटर कुड रीड। नहीं, बात ये नहीं है भैया, कल्टीवेटर पढ़ते तो कोई डिसकंटेंट की बात नहीं थी। बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्या नहीं था, मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। इसका मतलब कि फंड्स की कमी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी थी। इसी वजह से क्या हो गया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लो। फर्स्ट एवर बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन इंडिया वाज रिजेक्टेड इन 1911। सही बात है भाई, किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इंट्रोड्यूस किया था बिल को 1911 में, टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। रीजन क्या है भाई, डिसकंटेंट वुड हैव इंक्रीज्ड इफ एवरी कल्टीवेटर कुड रीड। ये बिल्कुल गलत है। प्राइमरी रीजन फॉर रिजेक्टिंग द बिल वाज नॉट द फियर ऑफ इंक्रीज डिसकंटेंट बट रैदर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। क्या था, जैसे लैक ऑफ फंड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलक्टेंस टू इम्प्लीमेंट कंपल्सरी एजुकेशन, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, इवेंट को कंसीडर। इंडिगो कब था, नील विद्रोह। हमने इसको भी क्या किया है, पीवाईक्यू में सोचो, हमने 1993 से 1997 तक जो किया है उसके पीवाईक्यू से अभी तक हमें कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए। 1998 में ही हमने कितने सारे देखे। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, 1859 में। आपको पता होगा तो हमने इस पे बताया था, दीन बंधु मित्रा किताब लिखी गई थी। इस पे कौन सी लिखी गई थी, यस, इस पे लिखी गई थी नील दर्पण, राइट। और ये क्या था, बेसिकली इस पे इंडिगो प्लानिंग कमीशन भी इस इंडिगो रिवोल्ट के बाद फॉर्म हुई थी। 18 अब संथाल रिविलियन 1855-56 के टाइम पे हम देखते हैं। उसी के बाद हम लोग 1857 रिवोल्ट भी देखते हैं। डेक्कन राइट कब होती है भाई, वासुदेव बलवंत फाड़के, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करा है, 1875 का टाइम था। सिपोई म्यूटिनी अभी हमने तुरंत बात करा, 1857। अब आप इसको अरेंज कर लो, यानी कि सबसे पहले 2, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 3। तो कहाँ है ये, 2413, 2413 डी में है, यानी डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो करेक्ट ऑप्शन, सिपोई म्यूटिनी 57, संथाल रिवोल्ट 55-56, डेक्कन राइट 75, इंडिगो 59-60। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द। अब देखो संथाल का पूरा आपका दिया है, कहाँ पे था आप इसको जरूर पढ़ लेना, ओके। इंडिगो के बारे में भी दिया है, डेक्कन राइट्स के बारे में भी दिया है। वासुदेव बलवंत फाड़के, ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, डेक्कन राइट्स मनी लेंडर के खिलाफ था। ये स्टार मार्क कर लो, इसको याद रखो, ठीक है।
चहल प्रिलिम्स क्रैकर प्रोग्राम का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में। इसके बाद हम कौन सा डिस्कस करेंगे, 1999 का, और उसके बाद हम क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ते ही जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव समराइज 1998 PYQs डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किया एंड सेकंड पार्ट में हमने फाइनली 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, थैंक यू।